हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीएपीएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं विजन के जो अक्टूबर मंथ का हम डिटेल डिस्कशन कर रहे थे अपना एनालिसिस का, जो भी हमारे पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका। ठीक है, तो उसके ये अक्टूबर मंथ के लास्ट पार्ट का डिस्कशन हमारा रह रहा था, जो कि पार्ट 3 हमारा होता है। तो ये पार्ट 3 का डिस्कशन लेके हम यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं, और यहाँ इसी वीडियो के साथ हमारा अक्टूबर मंथ का भी विजन आईएएस का डिटेल डिस्कशन खत्म हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही फिर नवंबर मंथ हमारे सामने आता है, नवंबर मंथ तो गुजर चुका है, पर नवंबर मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही वो आती है फिर वैसे ही मैं आपको चारों पार्ट आई एम सॉरी, चारों पार्ट के वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो फिलहाल हम अक्टूबर के अपने लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे, जो कि हमने पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 में डिस्कस नहीं किया है, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिनिश करेंगे। इससे क्या होगा, मैं ना आप लोगों को एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि ये सेशन आपको किस तरीके से हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, ये जो सेशन आप देख रहे हो, लास्ट हमने इसको स्टार्ट किया था अगस्त मंथ से। ठीक है, हमने अगस्त का डिस्कशन किया, फिर सितंबर का डिस्कसन किया, एंड नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ पे आज हमारा अक्टूबर भी खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर खत्म हो जाएगा, फिर दिसंबर, और हमारा एग्जाम जब होगा अगस्त में, आने वाले अगस्त में, तब तक अगर आप नॉट ओनली फॉर पेपर 2, वैसे तो हमारा ये डिस्कशन मोस्टली पेपर 2 के सेंट्रिक ये रहता है, पर अगर आप लास्ट 1 से 2 साल के सीएपीएफ के पीवाईक्यूज देखोगे, 2024 के आप उठा लो और उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शंस का एक बार पीवाईक्यू आप उसको गो थ्रू करना, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि अब सिर्फ बेसिक जो आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, कोई भी वन लाइनर वाली, उससे आपका करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर हो सकता है। अब ठीक है, आप में भी 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3 या 4 में भी आप बना सकते हो, पर अगर आपको करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर करना है तो फॉर दैट आपको ये चीज़ मेक श्योर करना होगा कि आप न्यूज़पेपर, अब वो द हिंदू हो सकता है या इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी, दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली। ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करो। ठीक है, और उसके साथ साथ विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। ठीक है, इससे क्या फायदा होने वाला है, मैं आपको, ऐसा तो नहीं है कि मैं मैगजीन बेच रहा हूँ या फिर विजन आईएएस मेरी कंपनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर द हिंदू, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आपके पास कंटेंट भी आता जाएगा पेपर 2 के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे मेन गोल है। इस सीरीज में हमारा मेन फोकस क्या था, पेपर 2। ठीक है, उसके साथ साथ पेपर 1 का भी आपका प्रिपरेशन होता रहे, क्योंकि आप पेपर 2 की तैयारी अलग से कभी नहीं करते हो, नेवर। आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, जब ऐसे आपका कोई ऐसे आता है, वहां पे कोई एग्जाम्पल देना है, कुछ लिखना है, तो आप पेपर 1 के नॉलेज को ही तो यूज करते हो ना पेपर 2 में, कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए। विमेन इंपावरमेंट है तो आप पेपर 1 के कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो तो आप उसको मेंशन कर दोगे पेपर 2 के आंसर राइटिंग में। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग करके पढ़ाई होती है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक बर्डन भी बहुत ज्यादा कम फील होगा कि यार मुझे पेपर 1 के लिए भी पढ़ना है, पेपर 2 के लिए भी पढ़ना है। तो आप जब इस तरीके से सोच के पढ़ोगे कि नहीं यार, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों की प्रिपरेशन हमारी साथ में होगी, तो आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगेगी और बर्डन भी थोड़ा सा कम फील होगा। तो ये चीजें सोचकर आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ पे हमारा मेन फोकस यहाँ पे इस सीरीज में यही है कि हम विजन को आपके सामने सिंप्लीफाई करके ला के रख सके। इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि अगर हम चाहें तो मैगजीन के आते ही तुरंत आपको बता सकते हैं, पर हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि जब मैं आपके लिए स्लाइड्स बनाता हूँ या फिर जो न्यूज कटआउट्स निकालता हूँ, तो वहाँ पे एनालिसिस की जरूरत होती है। पीवाईक्यूज के बेसिस पे हम एनालाइज करके ही टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि जो भी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे लाया जाए। ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे बर्डन नहीं किया जाए, और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी छूट भी ना जाए जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, दैट्स वाई थोड़ा सा लेट लगता है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसका टाइटल भी यहाँ पे रखा है, मस्ट रीड टॉपिक्स फॉर पेपर 2। पेपर 2 आपको क्लियर करना है तो आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको बिना पढ़े भी हो जाता है, बट आपको अपने साइड से तो बेस्ट देना ही होगा ना। तो ये चीजें आप फॉलो करो। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड ये एनालिसिस, उसके बाद आप देखना कि किस तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। 2 से 3 महीने दो आप और फिर देखो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में, और यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें ये फ्री लीगल एड, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आसियान एंड ब्रिक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे हमारे, इसको हमने पार्ट 1 में डील कर लिया है। ठीक है,
किसी को भी अगर देखना है वापस, अगर आप नए हो तो यहाँ पे पार्ट 1 इसका जो अक्टूबर मंथ का आप उसको रेफर कर सकते हो। फिर पार्ट 2 में हमने इकोनॉमी के सेक्शन को उठाया था, जहाँ पे पीएम गति शक्ति को हमने डिटेल में पढ़ा है। वहाँ पे हमने 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया भी पढ़ा है। मेक इन इंडिया जो कि हमारे गवर्नमेंट का मेन फोकस भी आजकल बहुत ज़्यादा रह रहा है वोकल फॉर लोकल पे। तो हमने इस पे भी अपना एक स्पेशल इन्फोसिस दिया था, जहाँ पे हमने समझा था ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हमारे कंट्री को के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पॉवर्टी इन इंडिया पे भी फोकस दिया था। ठीक है, पॉवर्टी ये हमेशा ही न्यूज़ में रहती है, तो यहाँ पे आपको एक मल्टी पर्सपेक्टिव मिलेगा और उसके साथ साथ कुछ डेटा भी मिलेंगे जो कि आप मल्टीपल एसेज में, मल्टीपल थीम्स में यूज़ कर पाओगे। और फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे देखा, स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके थ्रू किस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्टार्टअप्स को, इकोसिस्टम को, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, और ये जो टर्म है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है हमने इसको भी देखा। उसके अलावा अगर देखें सिक्योरिटी पे हमने एआई एंड डिफेंस पे देखा। एआई और डिफेंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीएपीएफ में अगर आप जा रहे हो तो एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको सीएपीएफ के एग्जाम में डिफेंस टॉपिक, सिक्योरिटी टॉपिक, ये तो मस्ट है, मस्ट रीड टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आप पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हो और वहीं पे थोड़ा आगे जाकर ये सारी चीजें आप पढ़ लो अगर, ठीक है, इन सबको बस एक बार गो थ्रू कर लो तो आपको समझ में आएगा कि यही चीजें आपको घुमाकर अक्ष तीर सिस्टम हो गया या हमारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये चीजें हो गई, अभेद हो गया, ठीक है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ये सारी चीजें, हेल फायर मिसाइल्स। फिर आप भटकते रहते हो इधर उधर की सर एक्सरसाइजेस की वीडियो चाहिए हमें, एक्सरसाइजेस जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस उनके बारे में एक जगह कंसाइन। तो आप इस चीज को आप सोचो कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन सारी चीजों को पढ़कर नोट्स बनाते रहोगे तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने का नहीं जरूरत पड़ेगा और आपके लिए आपके पास अपने नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप रिवाइज कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए इस तरीके से जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से तैयारी करते हो ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। फर्दर इन्वायरमेंट के सेक्शन में हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग को हमने डिस्कस किया था, जल ही अमृत इसको डिस्कस किया था, और आगे आप देख सकते हैं बहुत सारी स्कीम्स यहाँ से आपके प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीएपीएफ के पेपर 1 में, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं कितनी डिटेल से बताऊँ, यहाँ पे हमारा मेन फोकस बस पेपर 2 पे, अगर मैं पेपर 1 के ऊपर फोकस किया तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग ही नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा, पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें जो कल को चल के आपके पेपर 1 में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें आपकी यहाँ से प्रिपेयर होंगी। आप लोग कहते हो कि समझ में नहीं आता, ये दीज आर वेरी इजी थिंग्स। अगर आपको पता है कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में हमारा क्या फोकस रहने वाला है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें देखना है क्या है, चाइल्ड मैरिज हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, डिजिटल हेल्थ हो गया, इन चीज़ों को हम फोकस में लेंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक, इसमें हम भारत जन प्रोग्राम देखेंगे, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हो गया, ड्रग क्वालिटी इंडिया हो गया, इन इंडिया हो गया, उसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक नया टर्म हो सकता है आपके लिए, बहुतों के लिए, तो इसको भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कल को आपके लिए इससे आ सकता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद कल्चर में अगर देखें तो ये कल्चर है न्यू फ्लैग इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। जब हम द हिंदू का एनालिसिस करते थे, रेगुलर एनालिसिस, तो वहाँ पे भी एडिटोरियल में हमने इस चीज़ को बहुत बार डिस्कस किया था, तो ये लास्टली यहाँ पे हमारा आ चुका है, जो कि आप पढ़ सकते हो। सी अब न्यूज इन शॉर्ट में आप देखो, आप नोबेल प्राइज रिलेटेड, ठीक है, ये सारे न्यूज़ आपके यहाँ पे जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स है, ठीक, कॉमनवेल्थ जो 2026 में होने वाला उसके बारे में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप, ये कुछ एक न्यू ट्राइब है, कल को यही ट्राइब अगर पूछ देता है आपके एग्जाम में तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्वेश्चन आया पता नहीं। पर अगर जो भी कोई ये विजन के मैगजीन को रेगुलर फॉलो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में भी चीजें ये एडजस्ट हो जाएंगी कि हाँ ये चीज हमने पढ़ा था कि ये नागा ट्राइब कहाँ की है, ये वाली। इस तरीके से आपका जीएस भी प्रिपेयर होता है। जीएस सिर्फ उन बुक्स में नहीं होता, स्टैटिक इज ओनली स्टैटिक इज नॉट जीएस। ठीक है, आपको अपने करंट के साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा आपके जीएस को, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अगर आप चाहते हो ना कि इस लूप से बाहर निकलो, तो फॉर दैट यू विल हैव टू सप्लीमेंट योर स्टैटिक पोर्शंस विद दिस करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ स्कीम्स हो गई, स्कीम से यूपीएससी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगा, तो ये सारी स्कीम्स कहाँ आप यूट्यूब पे फिर सर्च करोगे लास्ट में ऑल स्कीम्स इन वन वीडियो, और वहां जाके आप पढ़ोगे। तो क्यों ना, उससे अच्छा जब लास्ट में रिवीजन भी नहीं हो पाता सही से, फिर अपना इधर के रहते हो, बीच में रह जाते हो, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ये सब चीज पे फोकस करें, जो स्कीम्स हमारे हो गए, कुछ जो न्यूज, ये सारी चीज न्यूज, इन सबको फॉलो करते रहे साथ साथ में, ताकि हम प्रॉपर वे अपनी तैयारी को सही तरीके से आगे लेके चल सके। तो ये टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, मैंने बस आपको एक इनसाइट दिया। आप यहाँ पे देखो नोबेल प्राइज का, केमिस्ट्री का है, यहाँ पे मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, सारे नोबेल प्राइज आपको एक ही जगह पे मिल गए। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, कितने क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन कौन से ऐड हुए आपको पता होना चाहिए। 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे पहले, अब हमारे 9 हो गए हैं, फारसी, पाली और प्राकृत को भी ऐड कर दिया गया है।
6 और कौन कौन से थे, TST के एमओ एक ट्रिक होता है, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ से आपका GS भी प्रिपेयर होता है, रिवीजन होता है। आप इस तरीके से रिवाइज करोगे। जब क्लासिकल लैंग्वेज देख रहे हो तो लैंग्वेज रिलेटेड क्या क्या है, कौन से शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे, इस तरीके से आप सिनेप्सिस बनाओ। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ से निकला, एक ब्रांच यहाँ, जहाँ से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो तभी जाके रिवाइज हो पाएगा। ऐसा नहीं हम सिर्फ एक बार बुक ओपन करके रिवीजन नहीं करते। ठीक है, रिवीजन आपका सिर्फ बुक के थ्रू नहीं होता, आपको डे टू डे लाइफ में भी रिवीजन के न्यू टेक्निक्स डिराइव करने पड़ेंगे, तब जाके आप रिवाइज कर पाओगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इससे स्टैटिक न्यूज आप देखो, कौन सी मिनिस्ट्री है, कहाँ पे ये चीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जो मिनिस्ट्री इसको देती है, इसे कोई इंटरनेशनल एक्ट है क्या, क्यों यहाँ पे हम इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स है, क्या एसोसिएटेड इशूज है, इन सब पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, सो अब हम मेनली अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले हम सोशल इशूज़ के कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, फिर आगे लास्ट में हम इस पर कुछ और डिस्कस कर लेंगे अगर इंपॉर्टेंट लगा तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, ये है मेंटल हेल्थ अमॉन्ग एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स के अंदर मेंटल हेल्थ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों था, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वाई इन न्यूज़। भाई ये अगर न्यूज़ में आ रहा है, अगर ये हमारे मैगजीन में, यानी इससे रिलेटेड कोई भी घटना अक्टूबर के मंथ में हुई होगी, तभी मेंटल हेल्थ हमारा न्यूज़ में आया। तो देखते हैं कि रिसेंटली WHO और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम क्या है, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट। ठीक है, किस चीज़ पे, तो हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं हम कब, 10 अक्टूबर को। ठीक है, मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों न्यूज़ में था। तो 10 अक्टूबर को जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उस दिन WHO प्लस यूनिसेफ ने क्या किया, एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम क्या था, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें न्यूज़ में आई। अब इस पे देखते हैं कि क्या इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है न्यूज़ में और क्या क्या है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब ये रिपोर्ट दिया गया, इसमें कुछ डेटा होगा, तो यही डेटा आपके लिए काम आता है। आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे आ रहा तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि एज पर, एक मिनट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, और कोई भी एक डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो रिलेटेबल रहे, आप इसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि 1/3 ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस इमर्ज बिफोर द एज ऑफ 14 एंड हाफ बिफोर द एज ऑफ 18। ठीक है, बताया जा रहा है कि जितने भी मेंटल हेल्थ केसेस आते हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं, उनका 1/3 जो है 14 साल की एज के पहले ही होता है। ठीक है, वो सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज 14 साल की उम्र के पहले ही इमर्ज करते हैं, स्टार्ट होते हैं, और उसके भी हाफ जो है वो 18 साल के आसपास में, 18 साल के पहले होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ इश्यूज मोस्टली क्या, टीन एज में ही देखने को मिलती हैं। इनके जो सीड्स हैं, इनका इनिशिएशन है, कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो मेंटल ट्रॉमा दे गया हो किसी को, ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये टीन एज में ही हमें देखने को मिलता है, मेनली 14 से लेकर 18 साल या फिर 14 के पहले। आप अगर मोस्टली देखो तो बिफोर 18 साल के पहले ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स उस एज में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा है हमारा, तो इस एस्टिमेट के बताया जा रहा है कि अनएस्टिमेटेड 15% ऑफ द एडोलेसेंट्स एज 10 to 19 ईयर्स एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, 15% जो एडोलेसेंट्स है, टीनेजर्स है 10 से 19 साल के बीच के, उनको मेंटल हेल्थ कंडीशन उन्होंने एक्सपीरियंस की है। किस टाइप की मेंटल कंडीशंस, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गया है ये इस एज में, क्योंकि स्टडी प्रेशर, ठीक है, स्टडी हो गया, सोशल मीडिया हो गया हमारा। ठीक है, हमने रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा हम कट चुके हैं और हमारा शिफ्ट किस तरफ होता जा रहा है, रियल लाइफ की तरफ हमारा शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सुसाइड वाज 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग दोज एज 15 to 90 ईयर्स। ठीक है, ये आप डेटा देख सकते हो कि 15 से 19 साल के जो बच्चे थे, उनमें से जितने लोग मरे, उसमें से सुसाइड जो था 4th लीडिंग कॉज था, यानी 4-5 कॉजेज, उसमें सुसाइड भी एक कारण जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो रही है टीनेजर्स में। यानी आप देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ कितना बड़ा एक इशू होता जा रहा है। ठीक है, कि किस लेवल पे ये तीनों पॉइंट्स अगर आप देखें तो आपको समझ में आया कि ये मेंटल हेल्थ किस लेवल पे हमारे जो यूथ्स हैं, हमारे एडोलेसेंट्स हैं, उनको किस लेवल पे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक इमर्ज होकर आ रही है आज हमारे सामने। ठीक है, अब हम मेंटल हेल्थ कह तो रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ है क्या, ये भी समझने की जरूरत है।
तो अगर डब्ल्यू की माने, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एक ऐसा स्टेट जहाँ पे इंसान बहुत फ्रीली रहता है, वेल, एक ऐसा स्टेट ऑफ वेलबींग जहाँ पे हर इंडिविजुअल अपना बेस्ट पोटेंशियल रियलाइज करे और किसी भी लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेस को क्या कर सके, कोप कर सके उससे, और प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली वर्क कर सके। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो क्या कहते हैं वो, साउंड मेंटल हेल्थ का है। ठीक है, मेंटल, आप किस चीज को मेंटल हेल्थ से रिलेट करोगे कि आप सारे काम अच्छे से कर रहे हो, आपका कामों में आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपका मन लग रहा हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे हो। ठीक है, कि एक हैप्पीली आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। ठीक है, सब चीज सही कर रहे हो, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। तो ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ में आती है। ठीक, जहां पे भी ये सारी चीजें गड़बड़ाने लगे, सब चीज प्रॉब्लम में आपको दिखने लगे, तो क्या होता है कि हाँ यार, मेंटल कंडीशन हमारी डिग्रेड हो रही है, मेंटली मतलब मेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तब जाके हम कहते हैं ना कि मेंटल कंडीशंस का प्रॉब्लम हमें हो रहा है, यानी मेंटल इश्यूज हमें आ रहे हैं। ठीक, तो मेंटल हेल्थ डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। कल को अगर आपको आपके आर्ग्यूमेंट में आता है, तो अगर मेंटल हेल्थ आ रहा है, तो आप पहले इंट्रो में क्या लिखे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आर्ग्यूमेंट में हम इंट्रो में क्या लिखे। तो अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई चीज आता है, अगर आर्ग्यूमेंट, तो आप अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मेंटल हेल्थ की है, आप ये चीज लिख सकते हो। इससे ज्यादा न्यूट्रल कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है क्या? आर्ग्यूमेंट का इंट्रो कोई हो सकता है क्या? अगर हम कहते हैं ना कि हमें इंट्रो और कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट में बहुत ज्यादा ही न्यूट्रल देना पड़ता है, तो इससे ज्यादा न्यूट्रल क्या हो सकता है? ठीक है, कि आप डायरेक्टली जो टॉपिक है हम आर्ग्यूमेंट में उसका डेफिनेशन दे दिए और आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे एज पर द टॉपिक। ठीक है, फर्दर देखते हैं दूसरा क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज। दूसरा क्या है कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होता है अगर उसको हम सही वे में ट्रीट नहीं करें। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ कंडीशंस कैन हैव लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज क्रिएट करता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप इम्पैक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों से, फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका, और कोई सीवियर आउटकम की ओर भी ये चीज ले जा सकती है। इट कैन लीड टू सीवियर आउटकम्स लाइक सब्सटेंस अब्यूज और सुसाइड। नशे की ओर, नशे की लत लग सकती है, या फिर सुसाइड कैन बी द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है, यानी बताया जा रहा है कि इसके कितने डायर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कितने ज्यादा बैड इंपैक्ट इसका क्रिएट हो सकता है अगर इसको सही वे में ट्रीट नहीं किया गया, तो डायग्नोस नहीं किया गया तो। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में हम देखते हैं, सुसाइड, इट कैन लीड टू सुसाइड। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमें बताया जा रहा है कि मेंटल कंडीशन के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे एडोलेसेंट्स में। सबसे पहले इमीडिएट ट्रिगर कुछ हो सकता है या फिर कोई प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। तो बताया जा रहा है एडोलेसेंट्स के अंदर सबसे बड़ा जो इमीडिएट ट्रिगर क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई सडन ग्रीफ हो गया। ठीक है, किसी का डेथ हो जाना या फिर किसी लव्ड वंस का खुद से दूर हो जाना, ये सारी चीजें, मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है। उसका एडवर्स लाइफ इवेंट्स हो गए, जैसे एग्जाम में फेल होना, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ठीक है, ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस को रेज मिलता है। ठीक है, आईआईटीज में सुसाइड होना, कोचिंग क्लासेस में, ये सारे किस चीज के दिन, एग्जाम में फेलियर्स के कारण, पब्लिक ह्यूमिलिएशन के कारण, कि ठीक है आप तैयारी करते थे, आपका नहीं निकल पाया, तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल। तो ठीक है, तो इसी वजह से सुसाइड होते हैं, आईआईटीज में भी होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि वहाँ पे तो हम देखते ही हैं कितने प्रॉब्लम्स है। आगे फर्दर देखें अगर, तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, एक 2018 की ब्रिटिश स्टडी बताती है कि सोशल मीडिया का यूज जो है बहुत ज्यादा, 2018 ब्रिटिश स्टडी टाइड सोशल मीडिया यूज टू डिक्रीज डिसरप्टेड एंड डिलेड स्लीप। ठीक है, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज से किस तरीके से हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो रिड्यूस हो गई है, सही तरीके से हम सो नहीं पा रहे, और स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही से स्लीप नहीं ले रहे, अगर नींद नहीं ले रहे, तो हमारे कंसंट्रेशन भी हैम्पर होता है और हमारा मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इससे हैम्पर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हैम्पर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। तो ये चीज होगी सबसे। साइबर बुलिंग दूसरा रीजन है सोशल मीडिया का, बुलिंग, विक्टिमाइजेशन। ठीक है, आजकल कोई भी किसी को सुसाइडल आइडिएशन आ जाता है, सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाते हैं, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इन सब में। तो दीज आर सम ऑफ द इशूज। ठीक है, उसके बाद प्री डिस्पोजिंग बायोलॉजिकल फैक्टर, उसका जेनेटिक कुछ प्री डिस्पोजिशन होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस हो गए, गर्ल्स हो गई या फिर यंग पीपल जो पुअर सोशल सपोर्ट एक्सपीरियंस है उनके पास, उनको मेंटल हेल्थ का फेस करना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं कि बैरियर्स टू एक्सेसिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू एडोलेसेंट्स। ठीक है, क्या बैरियर्स है जिससे मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक्सेस नहीं हो पाती है एडोलेसेंट्स के पास? सबसे पहला स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटल स्टिग्मा है जिससे यंग पीपल को डिस्करेजमेंट मिलता है कि यार, और फैमिली से वो लोग हेल्प नहीं सीख करते, तो दीज आर सम ऑफ द सोशल स्टिग्मा कि लोग क्या कहेंगे। उसके बाद लैक ऑफ इंक्लूसिव सर्विसेज, मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, इसको हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जैसे चिल्ड्रेन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जरूरत है मेंटल हेल्थ को एक डिजीज समझने की, एक प्रॉब्लम, इसको सबसे पहले एज ए प्रॉब्लम में डायग्नोस करने की जरूरत है, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू इट।
पुअर कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट सर्विसेज के बीच, जैसे इशुएंस इन कंटिन्यूटी ऑफ केयर स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट। हमें इस चीज को सबसे पहले क्लासीफाई करने की जरूरत है डिफरेंट मेंटल हेल्थ स्टेजेस को, ठीक है, देन ओनली वी कैन क्रिएट डायग्नोसिस इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है सबसे बड़ा एक रीजन यहाँ पे। अगर आप ये डेटा देखोगे तो ओनली 7.5% ऑफ साइकाइट्रिस्ट पर लाख पॉपुलेशन में, यानी मतलब कितना छोटा एक ये अमाउंट है कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए ओनली 0.75 साइकाइट्रिस्ट है। एक साइकाइट्रिस्ट भी नहीं है लाख पॉपुलेशन के लिए। ये किस अभी रिसेंट रिपोर्ट है हमारी इकोनॉमिक सर्वे 23-24 की। तो यू कैन सी कि कितना बड़ा एक डिफरेंस यहाँ पे ये क्रिएट करता है। उसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज इन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें, जैसे रूरल एरिया हो गया, रिमोट एरियाज हो गया, तो वहाँ पे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन। सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं, इंपल्सिव लोग कुछ होते हैं, कुछ डिसेबिलिटी की वजह से, मेजर फिजिकल इलनेस हो गया, ये सारी चीज़ों की वजह से भी एक आइसोलेशन की फीलिंग आती है, स्ट्रेस की फीलिंग आती है, डिप्रेशन की फीलिंग आती है, जिसको लेके क्या होता है, मेंटल हेल्थ इशूज इंक्रीज होने लगते हैं। तो ये सारे कुछ एक कॉजेज थे जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशूज क्रिएट होते हैं। अब इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मेंटल हेल्थ इशूज के लिए, तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लाया गया, जहां पे हम प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विथ मेंटल इलनेस के रिलेटेड जो राइट्स उसको प्रमोट करना यहाँ पे इस एक्ट का गोल है, और इंश्योर करना गोल है कि हम सही से मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके, इसकी एक्सेस को प्रोवाइड करा सके जनरल पीपल के साथ, ठीक है। उसका टेलीमानस पोर्टल है जो 24/7 टेलीमानस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे काउंसलिंग हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, रेफरल्स हो गया, या फिर और ये सारी चीज़ें मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाए। फर्दर मनोदर्पण एक स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च दिस इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड-19 में बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन का प्रॉब्लम आ चुका था ड्यू टू लॉकडाउन। सभी लोग आइसोलेटेड फील करते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इशूज थे, जिसकी वजह से क्या टेलीमानस मनोदर्पण प्रोग्राम लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जहाँ पे मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना मेन गोल था गवर्नमेंट का टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोई भी फैमिलीज हैं कोविड-19 के टाइम पे। फर्दर साथी प्रोग्राम है, ये क्या CBSE का है, जहाँ पे साथी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंडर थ्रू वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन सेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अमॉन्ग एडोलेसेंट्स, ठीक है, जो हमारे टीनेजर्स जिसको हम कहते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं उनके अंडर ये सारी चीज़ें प्रमोट करना मेन गोल है। फर्दर ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर मेंटल वेलबींग अमॉन्ग एडोलेसेंट्स, हेल्पिंग एडोलेसेंट थ्राइव इनिशिएटिव, हैड इनिशिएटिव है WHO और यूनिसेफ का ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम है जो WHO के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। फर्दर ग्लोबल कोएलिशन फॉर यूथ मेंटल हेल्थ है यूनिसेफ का। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जिसको प्रमोट करना एंड लोगों तक पहुंचाने का मेन गोल है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इंटीग्रेट करना हमें मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के साथ, प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ, ताकि हम इसकी एक्सेसिबिलिटी को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योर कर सके कि तभी प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी जाकर हम इसको ग्राउंड लेवल तक रीच आउट कर सकते हैं हर एक लोगों के पास। इसके लिए हमें ट्रेंड कम्युनिटी साइकाइट्रिस्ट बनाने, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल दिया नाइजीरिया का, जहाँ पे ट्रेंड कम्युनिटी साइकाइट्रिस्ट नर्सेस क्रिएट किए गए, वहाँ पे एक मतलब एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट किया गया जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई मेंटल हेल्थ चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, डायग्नोस करना है। फर्दर हमें एक कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विस डिजाइन करने की जरूरत है, अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है, ठीक है, अर्ली एज में, ताकि उसको अर्ली एज में ही हम डायग्नोस करके क्या करें, ट्रीट कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल बताया जा रहा है शिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में, जो अर्ली इंटरवेंशन फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस में प्रोवाइड किया जाता है। और डिजिटल इंटरवेंशन करने की जरूरत है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं WHO का एक चैट बोट है जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर एडोलेसेंट एंड यूथ टू रिड्यूस स्ट्रेस, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है, जिसको शॉर्ट में हम स्टार्स कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारा आर्टिकल था जो मेंटल हेल्थ के ऊपर था, जहाँ पे किस तरीके से हमने एक डेटा देखा कि WHO और यूनिसेफ का एक डेटा है, जहाँ पे हमने ये तीनों पॉइंट्स देखे। आप इसको आंसर राइटिंग में अपने मेंशन कर सकते हो। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने देखा क्या क्या इम्पैक्ट है इसके अगर इसको सही से ट्रीट ना करें, हमने ये भी देखा। इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, व्हाट आर द थिंग्स दैट लीड टू द मेंटल हेल्थ कंडीशंस, हमने उसको भी देखा। फिर उसके बाद कि क्या जो इसके बैरियर्स है जिसकी वजह से इसको डायग्नोस नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली, ये चीज़ें हमने देखी।
इंडिया का इनिशिएटिव देखा हमने, ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव देखा और वे फॉरवर्ड देखा। तो एक ओवरऑल हमने इस आर्टिकल को यहाँ पे फिनिश किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बताने की ज़रूरत है नहीं, ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। जो भी हमारे सोशल इवल्स हैं, जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स रिवेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका प्रेजेंट स्टेटस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ आंसर राइटिंग आती है, हम मे भी डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन ना आए, पर आप इसको इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों को मेंशन करके आप अपने आंसर में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सही तरीके से अगर आंसर राइटिंग में यूज़ करो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज इन इंडिया ये टॉपिक ऐसा आया ही क्यों। तो लेट्स सी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन इशूड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। एक पिटीशन फाइल की गई थी, किसके द्वारा? सोसाइटी है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन। में भी ये सोशल कॉज के लिए सोसाइटी हो गया, एनजीओ काइंड ऑफ, जो सोशल इवल्स को इरेडिकेट करने पे इनका मेन फोकस रहता होगा। तो ये इनके द्वारा यहाँ पे एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिसका मेन गोल क्या है? चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम आगे चाइल्ड मैरिज के ऊपर जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक यहाँ पे डेटा है जो कि आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। चाइल्ड मैरिज रिलेटेड यहाँ पे कुछ डेटा है कि क्या स्टेटस है चाइल्ड मैरिज का इंडिया में अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 23% ऑफ वुमेन एज 20 to 24 ईयर्स वर मैरिड बिफोर एज 18 ईयर्स। आज के टाइम पे जो फीमेल है जिनका एज 20 से 24 साल 20 से 24 साल की जो फीमेल्स हैं उसमें से 23 आप मान लो ऑलमोस्ट 23% जो विमेन है उनका शादी जो है 18 साल के पहले कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ सिचुएशन 15 से 29 साल के मेल्स के द्वारा जिनकी शादी 21 साल के पहले कर दी गई थी, वो कितने? 17.7%। ठीक है, और तो यहाँ पे एक डेटा बता रहा है कि डेटा से पता चलता है हमें कि जो चाइल्ड मैरिज है उसका प्रिवेलेंस ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है, हाफ हो चुका है। ठीक है, 2006 में ये 47% था, जो कि अब घटकर 23.3% हो गया, यानी 47% था। ठीक है, 2006 में जिसका जो रिड्यूस हो गया ऑलमोस्ट 23% पे ये आ चुका है। यानी एक मेजर हमें डाउनफॉल दिखा है नंबर ऑफ केसेस में। इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हाई है प्रीवेलेंस में, नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंगली उनका एवरेज ज़्यादा है। तो ऐसे स्टेट्स जो हैं उनका नाम है सबसे पहले आंध्र प्रदेश, असम हो गया, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे चाइल्ड मैरिज ज़्यादा ही प्रिवेलेंट है कंपेयर टू नेशनल एवरेज। ठीक है, उसके साथ एक एनसीआरबी का डेटा है कि एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ड्यूरिंग द लास्ट 5 years हैव इंक्रीज फ्रॉम 395 टू 1050। यहाँ पे ये डेटा इसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के केसेस तो कम हुए हैं, पर जो ये एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अंडर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं चाइल्ड मैरिज के लास्ट 5 साल में, यहाँ पे डेटा बता रहा है कि वो 395 थे 2017 में, तो ये इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 1050 हो चुका है, लगभग 3 गुना, लाइक नेक्स्ट टू 3 टाइम्स ये डेटा हो चुका है चाइल्ड मैरिज का। ठीक है, ये किसके अंडर है? पीसीएमए के एक्ट जो है हमारा 2006 का, इसके अंडर। और ये डेटा कब का? ये 2017 में था, यानी 4 साल में ये चीजें 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं। तो एक बड़ा डेटा है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्दर अब क्या रीजंस है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज इंडिया में अभी भी प्रिवेलेंट है। तो सबसे पहले पॉवर्टी और रिसोर्स स्कार्सिटी है। जो फैमिलीज हैं वो अपने डॉटर्स की शादी कर देती है अर्ली स्टेज में ताकि फाइनेंशियल बर्डन से वो मुक्त हो जाए। ठीक है, पर्टिकुलरली डॉरीज की वजह से। फिर फर्दर जो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को एज ए इकोनॉमिक लायबिलिटी देखा जाता है, वो एसेट की तरह नहीं परसीव की जाती है। तो गाँव घर में इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेन रीजन बनती हैं अर्ली चाइल्ड मैरिज का। फिर डीप रूटेड कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीफ्स है। जो हमारा सोसाइटी है, अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे कंजर्वेटिव माइंडसेट है, जहाँ पे चाइल्ड मैरिज इज सीन एज अ वे टू प्रिजर्व फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए, वर्जिनिटी को इंश्योर करने के लिए, और लड़की को प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या किया जाता है? चाइल्ड मैरिज को अच्छा माना जाता है। ठीक है,
उसके बाद पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी है, गर्ल्स को एज ए बर्डन देखा जाता है फैमिली में, और उसको एक अर्ली एज में शादी कर दिया जाता है ताकि वो इकोनॉमिक हार्डशिप से परिवार मुक्त हो जाए और वो बर्डन जल्दी से खत्म हो जाए, ऐसा परसीव किया जाता है बहुत सारे अनएजुकेटेड फैमिली में, या फिर जो मेनली लोअर स्टेटा में है लोग, रूरल एरियाज में है लोग, वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद लो वैल्यू प्लेस्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि गर्ल्स को उतना एफिशिएंट नहीं माना जाता, वर्दी नहीं समझा जाता कि उन पे इन्वेस्ट करें एजुकेशन में। और पुअर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर एजुकेशनल सेक्टर में, जो कि वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करती है, फीमेल को रिस्ट्रिक्ट करती हैं फर्दर हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। फियर ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि लड़की के लिए बेस्ट है कि चाइल्ड मतलब अर्ली एजेस में उनको उनकी शादी करा दी जाए ताकि वो सही उनको हरासमेंट फेस ना करना पड़े, फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट फेस ना करना पड़े। फर्दर लीगल और इन्फोर्समेंट गैप है, जो हमारी जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारे लॉज है कंट्री में, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट कर सके एट लार्जर लेवल। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से चाइल्ड मैरिज के जो केसेस है ऑल्दो घट गया है पर अभी भी रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं चाइल्ड मैरिज के, कि ये क्यों बुरा है, वाई वी आर जस्ट प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। तो सबसे पहले फिजिकली अर्ली मैरिज कैन लीड टू फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी एंड एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। अर्ली मैरिज में जो शादियां कर दी जाती है तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। फर्दर डेवलपमेंटल लाइफ स्किल्स एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज उनको डिप्राइव कर दिया जाता है, वल्नरेबल हो जाते हैं वो फैमिली अब्यूज़ के, पुअर हेल्थ के, तो ये सारी चीज़ें भी एज अ ड्रॉबैक देखी जाती हैं चाइल्ड मैरिज के, ठीक है। फर्दर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, चाइल्ड मैरिज वायलेट करता है राइट टू फ्री एंड जॉयफुल चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। चाइल्डहुड के बाद क्या होता है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से फ्री चाइल्डहुड नहीं उनको मिल पाता है, ठीक। तो ये ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट करता है। फर्दर हेल्थ इशूज़, अर्ली एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से गर्ल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी डैमेज होता है, जहाँ पे डेटा है कि 6.8% ऑफ वुमेन एज 15 to 19 ईयर्स वेर ऑलरेडी मदर्स और प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ सर्वे, ठीक है। यानी जो 15 से 19 साल की फीमेल्स है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी जो जब ये सर्वे किया जाता है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब 5 कंडक्ट कराया जा रहा था, तो उस टाइम का ये डेटा है जो कि हेल्थ पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। साइकोलॉजिकल भी फैक्टर्स है जहाँ पे फैमिली का बर्डन हो गया, साइकोलॉजिकल वेलबींग पे अफेक्ट करता है चाइल्ड के। फर्दर ग्लोबल इम्पैक्ट भी है, चाइल्ड मैरिज को गोल 5 में इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ पे हमारा गोल है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना और एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि वायलेट हो रहे हैं। फर्दर मेजर्स क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले इनैक्ट किया गया हमारा पीसीएमए जो एक्ट है हमारा 2006 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। उसका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 2015 का, जहाँ पे प्रोविजन है कि केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा चिल्ड्रन को जो कि इमिनेंट रिस्क पे है मैरिज के, बिफोर द जो मैरिज के जो उनके अटेंड करने के पहले जुवेनाइल एज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है जहाँ पे हमने चाइल्ड एजुकेशन को अमॉन्ग वुमेन प्रमोट किया है, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया है। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा प्रमोट किया गया है, जहाँ पे इसका एम क्या है, ब्रेक करना जेंडर स्टीरियोटाइप्स को और सारे सन सेंट्रिक रिचुअल्स जो है, पैट्रियार्कल रिचुअल्स जो है उसको चैलेंज करना, ताकि क्या कर सके हम वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट कर सके। फर्दर इट इनकॉर्पोरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल, यहाँ पे हम फीमेल के बर्थ को भी सेलिब्रेट करते हैं गर्ल चाइल्ड को। लिंकिंग सुकन्या समृद्धि अकाउंट लिंक किया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं चाइल्ड मैरिज को और गर्ल चाइल्ड को मॉनेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। फर्दर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है जो चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे। तो यहाँ वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके, सच एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, पुलिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड मैरिजेज। नेशनल एक्शन प्लान है हमारा टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जहाँ पे मेन फोकस क्या है कि एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना गर्ल्स को जो कि रिस्क पे है अर्ली मैरिज के, ठीक है। अभी किस टाइप का सपोर्ट, जैसे बेटा डेटा कलेक्शन हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि सही तरीके से हम वुमेन एजुकेशन को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। फर्दर इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था चाइल्ड लाइन विद शॉर्ट कोड 1098, एक 24/7 टेलीफोन इमरजेंसी आउटरीच सर्विस है चिल्ड्रन के लिए जो कि क्राइसिस में है, जहाँ पे मेन फोकस क्या है, इंक्लूड करना, जहाँ पे इंक्लूडेड है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज भी क्राइसिस में,
ठीक है। उसके साथ साथ पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स विथ यूनिसेफ एंड अदर एनजीओज। जो अदर एनजीओज हैं जैसे यूनिसेफ इन बिहार इज बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लोकल फेथ बेस्ड लीडर्स एंड कथावाचक्स ऑन चाइल्ड मैरिज एंड क्रिएटिंग अ फ्लीट ऑफ युवाचार्यस टू एक्ट एज डोर मैसेंजर्स एट विलेज लेवल। यानी बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ हो गया, अलॉन्ग विद जो अदर एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज है, उनके साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप करके लोगों तक ग्राउंड लेवल तक क्या कर रही है, अवेयरनेस फैलाने का काम भी कर रही है अलॉन्ग विद कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जो इशू की है उसे बहुत सारे कंपोनेंट पे फोकस किया गया है कि किस तरीके से हम एक्ट को लीगली इन्फोर्स करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया और ग्राउंड लेवल पे ले जाकर, ठीक है। फिर जुडिशियल मेजर्स किस तरीके से लेना है सो मोटो एक्शन लेने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करना चाइल्ड मैरिज केसेस को डील करने के लिए, मैंडेटरी एक्शन लेना इसके तहत, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे हम फ्री विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस, ये सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, फंडिंग एंड रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा बोल्स्टर करना। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने चाइल्ड मैरिज को देख लिया, क्या डेटा थे, क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या रीजन है, इन सबको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, तो यहाँ बताए देख सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाई लाइफ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक एनजीओ है आयरलैंड एंड जर्मनी का मिलकर, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। तो इसको 2024 के एडिशन को यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में है। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है हम ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल फाइंडिंग्स के लेवल पे देखते क्या है, तो हंगर लेवल्स इन 42 कंट्रीज आर एट अलार्मिंग लेवल से। बताया जा रहा है कि लगभग 42 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे हंगर लेवल उनका अलार्मिंग रेट पे है। मेकिंग गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030 अनअटेनेबल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा है जीरो हंगर का, ये जो गोल है हमारा 2030 तक अचीव करने का गोल, ये अनअटेनेबल लग रहा है। लगता नहीं है कि इसको हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे इन कमिंग फ्यूचर नियर सून। ठीक है, तो आप बताए वही चीज बताई जा रही है कि अलार्मिंग रेट पे है लगभग 42 कंट्रीज के जो हमारे हंगर लेवल्स हैं। एट दिस प्लेस ऑफ प्रोग्रेस वर्ल्ड विल नॉट इवन अटेन लो हंगर लेवल अंटिल 2160। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर इसी लेवल पे हम प्रोग्रेस करते रहे तो दुनिया में हम लो हंगर लेवल इवन 2160 तक भी नहीं अटेन कर पाएंगे। आज से 100 साल बाद भी, 100-150 साल बाद भी हम इस चीज को नहीं अटेन कर पाएंगे। ये चीज बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज 18.3 विच इज कंसिडर्ड मॉडरेट इन सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल। ठीक है, इसको मॉडरेट लेवल पे कंसिडर करते हैं जितने सीवियरिटी अगर देखें हंगर स्केल पे हम तो। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या क्या हाईलाइट करता है, तो एक लिंक हाईलाइट करता है बिटवीन जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज और हंगर के बीच में, यानी ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। रिपोर्ट का ये कहना है जेंडर इज इंटरट्वाइंड विद क्लाइमेट, जेंडर क्लाइमेट पे डिपेंड करता है एंड फूड सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। फूड सिक्योरिटी चैलेंज करता है मेनी वेज में रिस्पेक्टिव पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस को, जो कि ऑफन इग्नोर किए जा रहे हैं। वुमेन एंड गर्ल्स आर टिपिकली हार्डेस्ट हिट बाय फूड इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन। वुमेन और जो गर्ल्स हैं वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट है किस चीज से, फूड इनसिक्योरिटी से और मैल न्यूट्रिशन से। और अलॉन्ग विद दैट दे ऑल्सो सफर डिस्प्रोपोर्शनेटली, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली भी सफर करती है फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट इमरजेंसीज। क्लाइमेट इमरजेंसीज जो है, जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं आज के टाइम पे और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हो रही है, इन सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड है, तो जो हमारे वीमेन एंड गर्ल्स हैं दे आर द मोस्ट इफेक्टेड वंस फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ द रीजन एंड मैल न्यूट्रिशन जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये चीज देख ली कि ये रिपोर्ट किस तरीके से हाईलाइट करता है जेंडर इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज के बीच में रिलेशन और हंगर के बीच में रिलेशन। तो ये चीजें हमने देख ली। यहाँ पे एक डेटा बैंक है जिस पे हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 13.7% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो अंडर नरिशमेंट से सफर कर रहा है। ये आप डेटा देख सकते हैं कि 13.7% जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, दे आर सफरिंग फ्रॉम अंडर नरिशमेंट, यानी मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं, वो नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, यानी ये भी एक हंगर का ही एस्पेक्ट है। जो 35, यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करके डेटा बताता हूँ। ठीक है, तो लगभग 36% जो चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 5 दे आर स्टंटेड। ठीक है, स्टंटेड, वेस्टिंग, ये सब चीजें मैंने पहले बता चुका हूँ, आप गूगल पे एक बार चेक कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट ऑलमोस्ट 19% जो चिल्ड्रन है वो वेस्टिंग
एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो 3% चिल्ड्रन जो है वो अपने 5वें बर्थडे तक ही नहीं रीच कर पा रहे, यानी वहाँ पे उनकी डेथ का रेट बहुत ज़्यादा है, यानी 5 साल से पहले बच्चे जो मर जाते हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जर्मनी और आयरलैंड के इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, उसका एक डेटा है इंडिया के अंडर। तो ये चीज़ अपने आंसर राइटिंग में आप मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलमोस्ट 14% जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है वो अंडर नरिश्ड है। ठीक, इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स, इंडिया के रिलेटेड क्या क्या इसमें फाइंडिंग्स है। तो इंडिया का जो रैंक है वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया का जो रैंक है 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज, यानी हम टॉप कर रहे हैं पर नीचे से टॉप कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में 111 था, यानी कुछ तो मतलब इंप्रूवमेंट है, 6 रैंक हम ऊपर आए हैं, बट बहुत बड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं है। हम आज भी सीरियस कैटेगरी में लाई करते हैं विद 41 अदर नेशंस, यानी उस कैटेगरी में ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज लाई करती हैं, और हम भी उसी कैटेगरी में लाई करते हैं हंगर के लेवल पे। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर क्या है, 20 जो हमारा ये 27.3 है। ठीक है, फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया GHI स्कोर हैज फॉलन सिंस 2000। ठीक है, इंडिया का जो GHI स्कोर है 2000 में जो था उससे और ज़्यादा कम हो गया है, और जहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग जो है ये हाई लेवल पे आज भी प्रिवेल कर रही है। और यहाँ पे फर्दर अगर देखें तो चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है इंडिया में, हमारा चाइल्ड न्यूट्रिशन इन इंडिया गोज हैंड इन हैंड विद पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर, अंडरस्कोरिंग नीड फॉर अटेंशन टू मैटरनल हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ बताया जाए कि चाइल्ड का अंडर न्यूट्रिशन जो है इंडिया में किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो मदर का होता है, मदर को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड हो पाते, ये चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट जो हम मैटरनल हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा कम अटेंशन देते हैं, तो वहाँ पर अटेंशन देने की जरूरत है हमें। ठीक है, फर्दर क्या क्या इश्यूज हैं तो GHI में, तो ये पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है कि क्या क्या इश्यूज है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फैक्टर्स बिहाइंड हंगर इंडेक्स। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल फेसिंग अक्यूट हंगर आर इन फ्रेजाइल और कॉन्फ्लिक्ट हिट कंट्रीज। ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं, ठीक है, 400 जो मिलियन, ऑलमोस्ट 300 मिलियन पॉपुलेशन के, वो मेनली अक्यूट हंगर फेस कर रहे हैं, और वो मेनली फ्रेजाइल एरियाज में रहते हैं, या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वायलेंस है, इनस्टेबिलिटी है, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया हमारा, ईस्टर्न एरियाज हो गए, सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका, कैरेबियन रीजन्स हो गए, साउदर्न एशिया, ईस्टर्न यूरोप, ये सारे जहाँ पे इंस्टेबिलिटी प्रिवेल कर रही है, उन सारी एरियाज में ये हैबिटेट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगर प्रिवेल कर रहा है। अब ये रीज़न क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, फूड प्रोडक्शन डिस्टरप्ट होता है, ये फोर्स करता है लोगों को अपने घर को छोड़ने के लिए और अपने इनकम को चेंज करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस हिंडर हो जाते हैं बहुत जगह पे जहाँ पे लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे रीजन्स की वजह से क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। दूसरा रीजन क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस। सबसे मेन जो कॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ स्टीप राइज इन ग्लोबल हंगर, क्लाइमेट क्राइसिस जो है वन ऑफ द मेजर यहाँ पे रीजन है कि ग्लोबल हंगर इंक्रीज करे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे क्रॉप पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। ड्रॉट डिस्ट्रॉय लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो रही है, और लोगों की एबिलिटी जो है खुद के क्रॉप्स को ग्रो करने की वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने उभर कर आ रहा है। उसके साथ साथ पुअर इकोनॉमी है, स्लगिश ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ है, और इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स है, जो कि स्लो पैंडेमिक रिकवरी के कारण ये चीज़ मेन रीज़न है। और हम यूक्रेन में जो वॉर हुआ उसके वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, और लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट इसका झेलना पड़ा। उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में क्लाइमेट रिफ्यूजी बन रहे हैं लोग। तो कहीं किसी एरियाज में क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं पहुंच रहा है नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, या फिर जो वॉर लाइक सिचुएशन है वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे मेन रीजंस है किस चीज़ के, कि हंगर क्यों प्रिवेल कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है हंगर क्राइसिस के। ठीक, फर्दर इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो फैक्टर्स बिहाइंड प्रिवेलेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया में मैल न्यूट्रिशन प्रिवेलेंट है, आज भी मतलब प्रॉब्लम है मैल न्यूट्रिशन के हमारे कंट्री में। तो सबसे पहला है अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये इट रिशेप्स फूड सिस्टम्स, डाइट्स एंड लाइफस्टाइल्स। अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक, हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना लिया है।
ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो गया हमारा, हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, चीप क्वालिटी ऑफ फूड्स के कंजम्पशन को करने से क्वालिटी के क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बेवरेजेस कंज्यूम करना, सेडेंट्री लाइफ हो गई है हमारी, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो ये सारे क्या क्या है रीजन्स जो है, ये रीजन्स हमारे किसके, मेल न्यूट्रिशन के। यहाँ पे एक डेटा है कि अकॉर्डिंग टू यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल 2019, जो प्रोसेस्ड फूड का सेल्स है इंडिया में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 6 साल के अंदर। 2012 में जितना था उसके कंपैरिजन में 2018 में उसका डबल हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स परचेज कर रहे हैं। तो इंडिया में ये किस तरीके से डेटा इंक्रीज हुआ, हमने ये चीजें देख ली यहाँ पे। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस। फर्दर अंडर नरिश्ड मदर्स है। मोस्ट इंडियन जो मदर्स है वो या तो उनको अनेमिया है या फिर पुअर वुमेन है, जिनकी वजह से वो लोग अंडर नरिश्ड है और मदर को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड हो पाती है, अंडर न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है उनको। ये कुछ एक रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबीज होते हैं वो भी अंडर नरिश्ड ही होते हैं, ठीक है। अनीमिया का अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, द प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 57% इन वुमेन। यानी ये कितना बड़ा रेशियो है, आप अगर देख सकते हैं 15 से 49 साल के वुमेन में अगर देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो गवर्नमेंट का डेटा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो 57% वीमेन है वो अनेमिया से क्या कर रही है, सफर कर रही है। और ऑलमोस्ट 60% एडोलसेंट गर्ल्स में अनेमिया है, एंड ऑलमोस्ट 53% जो वीमेन है या 52% जो वीमेन है प्रेग्नेंट वीमेन, उनके अंडर अनेमिया है। यानी एक बहुत बड़ा डेटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेटा है। एडोलसेंट गर्ल्स को भी देखें, अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन को भी देखें, या फिर नॉर्मल जो हमारे वीमेन है कंट्री में, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वीमेन जो है हमारी कंट्री में, दे आर फेसिंग सफरिंग फ्रॉम अनीमिया, ठीक है। उसके साथ लो एजुकेशन लेवल है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जो चाइल्ड बोर्न टू मदर्स विथ नो स्कूलिंग एंड चिल्ड्रन इन द लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल आर मोस्ट लाइकली टू बी अंडरनरिश्ड। जो रूरल एरियाज में है या फिर लेस अवेयर फैमिली में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको न्यूट्रिशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, ओबीसीज हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिमोट एरियाज में लोग रहने वाले जो, उनको ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फर्दर अगर देखिए, अगर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हमारे कंट्री में हंगर को टैकल करने के लिए, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू 80 करोड़ पुअर फैमिलीज को। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जहाँ पे हम वुमेन को 5,000 प्रोवाइड कराते हैं ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, टू वेज फॉर वेज सपोर्ट एंड न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी पीरियड, ठीक है। उसके साथ साथ पोषण अभियान है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है हमारा, जहाँ पे हम कुछ न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स को अचीव करने का एम हमने रखा है यहाँ पे चिल्ड्रन एंड वीमेन के साथ साथ। ईट राइट मूवमेंट है, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि हम एम करें ट्रांसफॉर्म करने का इंडिया के फूड कंट्री के अपने फूड सिस्टम को, ताकि हम सेफ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड इंश्योर कर पाए। तो ये चीज़ें हमारे मेन कंट्री में प्रिवेल कर रही हैं। फर्दर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है हमारा, जहाँ पे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं चिल्ड्रंस को। तो इसके अंडर और हम इंश्योर करते हैं कि डाइटरी अलाउंसेस हम वहाँ पे प्रोवाइड कराएं एवरेज डेली इंटेक के अकॉर्डिंगली। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का हमारा, जहाँ पे हमने फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है। ग्लोबल लेवल पे देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है हमारा, जो जीरो हंगर को प्रमोट करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जीरो हंगर चैलेंज है, रोम डिक्लेरेशन है न्यूट्रिशन पे, एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। तो इस तरीके से हमने इस पे फोकस किया है हंगर के ऊपर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हमने देख लिया, क्या रैंक था इंडिया का, देख लिया क्या रीजन्स है इंडिया में, क्या पोजीशन है, क्या क्या डेटा है हंगर रिलेटेड, ये सब चीज़ को हमने देख लिया। स्कीम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए नेशनल लेवल पे भी, और हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी ग्लोबल हंगर को किस तरीके से टैकल करना है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल हेल्थ। तो हम डिजिटल हेल्थ के बारे में देखेंगे कि ये क्या टर्म है और क्या इससे रिलेटेड क्या क्या डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसके 3 साल हो गए, जिसका यहाँ हम एनालिसिस करेंगे। तो ये एक मिशन था, गवर्नमेंट का स्कीम था, जिसका मेन एम क्या था, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस ऑफ हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री। हम कनेक्ट कर सके डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को, डिजिटल हेल्थ प्रमोट कर सके, डिजिटल इकोसिस्टम प्रमोट कर सके, ठीक है यहाँ पे। और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसका, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इफ यू वांट देन यू कैन गो थ्रू इट। हम पढ़ते हैं कि डिजिटल हेल्थ क्या है। तो WHO डिफाइंस डिजिटल हेल्थ एज द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस
associated with development and use of digital technologies to improve health। एक ऐसा फील्ड जहाँ पे नॉलेज और प्रैक्टिस हम प्रमोट कर सके, जिससे हम क्या कर सके, डेवलप कर सके डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हम, और उसको यूज कर सके अपने हेल्थ को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशंस क्या क्या है, यहाँ पे ये चीज बताएगी। दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, नाउ लेट्स मूव अहेड। और डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, हमारा बिग डेटा हो गया, जिससे हम क्विकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए और सही तरीके से हम डायग्नोस कर पाए प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो बेनिफिट्स फॉर सिटीजन रजिस्टरिंग, क्या क्या बेनिफिट्स होता है अगर इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में जो सिटीजन रजिस्टर करते हैं, तो उनको उनका पेपरलेस हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट हो पाएगा, जिसको किसी भी टाइम पे कहीं से भी एक्सेस कर किया जा सकता है, एनी टाइम एनीवेयर। और सिटीजन विल बी एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर डिजिटली यूजिंग एप्स इंटीग्रेटेड विद एबीडीएम। ठीक है, ऐप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको डायग्नोस किया जा सकता है, उनके हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेशंस, टेली कंसल्टेशंस को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है अगर इसको हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोमोटिंग डिजिटल हेल्थ, डिजिटल है तो सबसे पहले सीमलेस मेडिकल रिकॉर्ड शेयरिंग इनेबल करता है इंडियंस को यूज करने के लिए आईटी इनेबल टूल्स को, ताकि हम आईटी टूल्स को यूज कर पाए, वहाँ पे शेयर कर पाए प्रिस्क्रिप्शंस को, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को, एक्सरे डायग्नोस्टिक्स को डॉक्टर्स के साथ। उसके साथ साथ यूनिक पर्सनल एंड मेडिकल अकाउंट, इसके तो तहत हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक यूनिक हेल्थ आईडी हर एक सिटीजन के लिए, और एंड डिजिटल रजिस्ट्री और टू फैसिलिटेट सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। इससे क्या होगा, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के साथ हम इंटरेक्शन को और भी ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट बना पाएंगे। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, तो इट हेल्प मैनेज क्रोनिक डिजीज विच हैव बिकम अ क्रिटिकल पब्लिक चैलेंज इन द पास्ट 15 ईयर्स। जो पास्ट 15 ईयर्स से ऐसे डिजीज है जो पब्लिक चैलेंज की तरह उभर कर आए हैं, लॉन्ग टाइम से हमारे साथ है, तो उनके लिए एक डेटा हम क्रिएट कर पाएंगे, उनको सही तरीके से हम उनका मैनेजमेंट कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग को हम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, और एडवांस एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम कर पाएंगे लॉन्ग रन में। उसके साथ साथ इनहैंस ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकली इल्ड पेशेंट, डेटा प्रॉफिटेबिलिटी कुड एक्सपीडिट ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स, स्पेशली दोज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल एलिमेंट्स। डेटा के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर डेटा के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, स्क्रूटनी के थ्रू हम उन सबका ट्रीटमेंट कर पाएंगे जो लंबे समय से इल पेशेंट है, जो बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री हम क्रिएट कर पाएंगे, यानी बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू हम फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर पाएंगे। तो R&D भी हमारा प्रमोट होगा मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, इस इकोसिस्टम से हम ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स लॉस्ट भी नहीं होंगे हमारे, और नए रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर होते जाएंगे। यानी बहुत आगे जाकर भी टाइम में अगर हमें किसी रिकॉर्ड से किसी केस को अगर वापस से देखने की जरूरत हो तो वी कैन डू इट। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो इसके अचीवमेंट्स क्या क्या है, तो डिजिटल हेल्थ आईडी और रिकॉर्ड्स का देखें तो अभी तक 16 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बना दिए जा चुके हैं, और 42 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया जा चुका है, लिंक किया जा चुका है इसके अंडर। फर्दर हेल्थ केयर फैसिलिटी इंटीग्रेशन के बारे में देखें तो द इनिशिएटिव हैज इंटीग्रेटेड ओवर 1.3 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, इंक्लूडिंग 17,000 प्राइवेट सेंटर्स। ठीक है, 17,000 प्राइवेट सेंटर्स हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और 1.3 लाख हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या कर पाए, हमने इंटीग्रेट कर दिया है इसके अंदर। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हम इनहेंस कर रहे हैं, तो मोर देन 236 प्राइवेट एंटिटीज जो हैं, जैसे लैबोरेटरीज हो गए, फार्मेसीज हो गई, डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज हो गई, जिन्होंने इस स्कीम को, इकोसिस्टम को क्या किया है, ज्वाइन किया है। फर्दर इसके की इनिशिएटिव क्या है, तो QR बेस्ड हमने OPD डिजाइन किया है, जहाँ पे वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। हम इफिशियंसी और इसकी एक्यूरेसी को भी क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। उसके साथ डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है हमारा, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना 4 करोड़ अप टू 4 करोड़ 4 करोड़ तक का हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे डिजिटल हेल्थ और अडॉप्शन भी क्या होगा, बूस्ट होगा। और माइक्रो साइट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर अडॉप्शन एम्ड एट एड्रेसिंग चैलेंजेस इन ADBM अडॉप्शन। ठीक है, कंसर्न क्या क्या है, तो सबसे पहला प्राइवेसी कंसर्न है और सिक्योरिटी कंसर्न है कि अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस एंड ब्रीचेस कैन कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स प्राइवेसी एंड लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस होता है और डेटा ब्रीच होता है, यानी साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो पेशेंट की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसके आइडेंटिटी थेफ्ट का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो पर्सनलाइज्ड डेटा कलेक्टेड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी।
जो पर्सनलाइज डेटा है उसको प्रॉपर वे में जो कलेक्ट किया जाता है उसको कलेक्ट करके क्या कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, और फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स इसका यूज कर सकती है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एल्गोरिदम बायस भी है यहाँ पे, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे सच एज एआई कैन रिजल्ट इन अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स। एआई जो है अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे इट में माई लीड टू रेशियल एंड एथनिक डिस्पैरिटी एंड हेल्थ केयर, यानी रेसिज्म एंड एथनिसिज्म हेल्थ केयर में भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे इनइक्वालिटी यानी डिस्पैरिटी प्रमोट हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट इक्विटी एंड एक्सेस इशूज, unequal access to digital health technologies and digital literacy skills can exclude vulnerable population। हमारी कंट्री में बहुत सारा ऐसा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो सही तरीके से डिजिटली लिटरेट नहीं है, जो कि डिजिटल सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। तो ड्यू टू डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम वहाँ पे हमारे सोसाइटी में दो सोसाइटी का तबका क्रिएट हो जाएगा, एक वो जो ये सारे सर्विसेज को अवेल कर रहा है एंड द अदर वन जिसके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि डिप्राइव कर देंगे हम वल्नरेबल पॉपुलेशंस को, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी इंक्लूजन हम नहीं प्रमोट कर पाएंगे, जो कि हमारा मेन गोल है सोशल इंक्लूजन का। ये चीज़ हमारा अनफुलफिल्ड रह जाएगा और जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो रूरल एरियाज में है वो डेटा एंट्री को बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट बना देगी और यूटिलाइज सही से जो डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज को यूटिलाइज करना एक चैलेंज बन जाएगा रूरल एरियाज में। तो ये से कुछ कंसर्न्स है। लैक ऑफ ट्रस्ट जो हमारा डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक। अलॉन्ग विद दैट स्टैंडर्डाइज्ड जो डिजिटल कार्ड्स है, इंडिया अभी भी आज भी स्ट्रगल करता है स्टैंडर्डाइज्ड कवरेज और क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल कार्ड्स को और अच्छे तरीके से क्या करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, जैसे ड्यू टू लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है कि कम्युनिकेशन भी एक चैलेंज बन के आ सकता है डाइवर्स हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर जो हमने देखा कि इंडिया स्ट्रगल्स टू स्टैंडर्डाइज्ड कवरेज एंड क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल कार्ड्स, एग्जाम्पल वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड एंड आधार कार्ड, लीडिंग टू डेटा माइग्रेशन एंड ट्रांसफर इशूज। अब इतने सारे कार्ड्स इशू कर देंगे एज वेल एज कंसर्न्स ओवर डेटा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेटा थेफ्ट ना हो और साथ साथ डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में माइग्रेट ना हो या फिर ट्रांसफर ना हो। तो हमें डेटा सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के यहाँ पे आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे अराइज होते हैं। तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो हमें यूनिवर्सल रीच को इन्हांस करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट हेल्थ सोल्यूशन इवैल्यूएट करना पड़ेगा, डाइवर्स यूजर बेस क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन एंड डाइवर्स रेशियल कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोगों को इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग हम प्रोवाइड करा सके। हमें टेक्निकल इफिशियंसी प्रोफिशिएंसी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इन्हांस करने की जरूरत है टारगेटेड सोल्यूशन को, और एक बिल्ड करने की जरूरत है एथिकल ओवरसाइट को। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक जो इश्यूज है जिसको हम डील कर सकते हैं अंडर डिजिटल हेल्थ। तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि डिजिटल हेल्थ क्या है, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, जहाँ पे हमारा मेन एम क्या था, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना। यहाँ पे हमने WHO का एक डिफिनेशन भी देख लिया कि डिजिटल हेल्थ का डिफिनेशन क्या होता है। फर्दर NFHS का डेटा भी हमने देखा, बेनिफिट क्या क्या है इसके देखे हमने, अचीवमेंट्स भी हमने देखा, अलॉन्ग विद इनिशिएटिव्स भी देखा। फर्दर इधर हमने सिग्निफिकेंस देखा कि क्या क्या सिग्निफिकेंस हमें क्यों डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ ऐसे इश्यूज भी देखे कि क्या क्या कंसर्न्स प्रिवेल करते हैं डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, जिसको हमें दूर करने की जरूरत है। तब जाकर ही लॉन्ग रन में हम क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे डिजिटल हेल्थ का प्रमोशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ सेक्टर में और भी ज़्यादा इंक्लूजन प्रमोट कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसको हमें देखने की जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, हम इसको जल्दी डील करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है हम इस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि न्यूज़ में क्यों था। तो अभी रिसेंटली 79th UNGA एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी AMR के ऊपर, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स ने अप्रूव किया एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है इसको भी देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिक्लेरेशन में क्या है, ये जो डिक्लेरेशन साइन किया गया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं। तो ये द डिक्लेरेशन इस्टेब्लिशेस क्लियर एक्शन एंड टारगेट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द एस्टिमेटेड इतना मिलियन एनुअल ह्यूमन डेथ्स लिंक टू बैक्टीरियल AMR बाई 10% बाई 2030। जो इतने सारे डेथ्स होते हैं ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको रिड्यूस करना है बाई 2030, इसको 10% तक रिड्यूस करना है बाई 2030। इस डिक्लेरेशन में ये टारगेट लिया गया है। फर्दर डिक्लेरेशन
ऑल्सो कॉल्स फॉर सस्टेनेबल नेशनल फंडिंग भी प्रमोट करना है यहाँ पे हमें, और एडिशनल 100 मिलियन US डॉलर कैटालिटिक फंडिंग, ताकि हम AMR को कॉम्बैट कर सके। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को यहाँ पे शॉर्ट में AMR कहा जा रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फर्दर डिक्लेरेशंस कॉल्ड फॉर फॉलोइंग, क्या क्या इसमें लिए कहा गया, तो ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल एक्शन दैट नीड टू रीच टारगेट्स बाय 2030 ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो एटलीस्ट 70% जो एंटीबायोटिक्स होंगे जो यूज किए जाते हैं यूज फॉर ह्यूमन हेल्थ ग्लोबली शुड बिलोंग टू WHO एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक्स। On agriculture and animal health, meaningfully reduce the quantity of antimicrobials used globally in agricultural food system by 2030. On environment, declaration underscores the need to prevent and address discharge of antimicrobials into the environment। ठीक है, तो ये कुछ है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या एक्शन लेना है, इस पे डिसीजन लिया गया यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, तो एक मिनट, तो ये था हमारा डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर फॉलोइंग, ये चीज़ों पे यहाँ पे डिसीजन लिया गया। अब हम देखते हैं कि मेनली ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या चीज़। ठीक है, जो कि हम इतनी देर से देख रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल AMR व्हाट इज दिस। तो हम देखते हैं कि AMR एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट जो है इस तरीके से चेंज होते हैं दैट रेंडर द मेडिकेशंस यूज्ड टू क्योर द इन्फेक्शन दे कॉज इनइफेक्टिव। जैसे जिस दवा से हम किसी बीमारी को क्योर कर सकते थे, तो उस बैक्टीरिया, फंगी या वायरस जो हो गए हमारे पैरासाइट्स, वो सब खुद को इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि अब वो दवा जो पहले हमारे लिए इफेक्टिव थी वो इनइफेक्टिव हो जाती है, यानी वो माइक्रोब्स का जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। इसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब मेजर जो फैक्टर्स है कंट्रीब्यूटिंग टू AMR, मेजर फैक्टर्स क्या क्या है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ API फॉर एंटीबायोटिक्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हम करते हैं किस चीज़ में, बहुत ग्रोथ में, बहुत सारे सेक्टर जैसे लाइव स्टॉक हो गए, एक्वाकल्चर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी, जैसे इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, अनयूज मेडिकेशंस को हम सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, पेशेंट के एक्सक्रीशन को मैनेज नहीं कर सकते हैं, एक्सपायर जो ड्रग्स है उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से AMR इंक्रीज हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लैंडफिल लिशेड जो है हमारा, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, सीवेज इफ्लुएंट्स, ये सारी चीज़ों को हम सही से मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा बैंक है जिसको हम देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट है AMR का। तो लगभग 39 मिलियन जो डेथ्स हैं वो एस्टिमेटेड फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस बाई 2025। यहाँ बताया जा रहा है कि ड्यू टू AMR 2025 तक 39 मिलियन डेथ्स होंगे। अब विथ 2 मिलियन एनुअल डेथ, एनुअली जो डेथ है इंडिया का, अगर डेट यहाँ पे अगर डेटा देखें तो लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट 39 मिलियन डेथ होंगे ड्यू टू AMR 2050 तक, और 2 मिलियन डेथ हर साल होंगे इंडिया में, यहाँ बताया जा रहा है। फर्दर 70% इंक्रीज प्रोजेक्टेड इन AMR रिलेटेड डेट्स। ठीक है, AMR रिलेटेड जो डेथ है उसमें 70% इंक्रीज प्रोजेक्ट किया गया 2025 तक कंपेयर टू 2022, और $100 ट्रिलियन जो लॉस होगा इकोनॉमी का, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है ड्यू टू AMR 2050 तक। तो यहाँ पे AMR के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये ग्लोबल थ्रेट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं ये हम बस एक थोड़ा सा देख लेंगे इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस GAP है हमारा WHO का। उसके साथ साथ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम है WHO का हमारा। उसके साथ वन हेल्थ ग्लोबल लीडरशिप ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, रीएक्ट एक्शन ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारे ग्लोबल लेवल पे है। इंडिया में क्या क्या लिए गए हैं एक्शन, अगर उसको देखें तो नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट है हमारा, जो कि 2012 से 17 फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम में इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल एक्शन प्लान एंड AMR है हमारा 2017 का। ठीक है, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है वन हेल्थ अप्रोच पे। फर्दर नेशनल AMR सर्विलेंस नेटवर्क ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज लैब्स है हमारा। रेड लाइन कैंपेन है जाके हम इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को कॉम्बैट कर सके। हम इनएप्रोप्रिएट फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को बैन करेंगे। ऑपरेशन अमृत है जहाँ पे हमारे मेन फोकस है केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि हम AMR इंटरवेंशन स्टार्ट कर सके हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, तो ये था हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड, आपको बस मैंने एक बेसिक बता दिया, अब इसके डिटेल में पढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। फर्दर जो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर है, ये
हमने पिछले अपने एडिटोरियल्स जो हमने डिस्कस किया था या फिर जो हम डिस्कस करते थे उसमें हमने ये चीज़ों को डिस्कस किया है। एडिटोरियल्स में हमने लेडी इंसिग्निया जो चेंज हुई सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर, तो हम बहुत क्रिस्प वे में इस पे देखेंगे और इसी के साथ हमारा अक्टूबर मंथ का जो हमारा डिटेल डिस्कशन है यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले देखें तो इंडियन प्रेसिडेंट ने अनवील किया है न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनवील किया न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू को सुप्रीम कोर्ट में। जो पहले इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड करके जो हमारा वो रहता था लेडी जस्टिस का स्टैचू, वो चेंज होकर अब इस तरीके से हो गया। ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। अब क्या चेंज है हम ये देखते हैं। तो पहले जो लेडी जस्टिस थी वो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से लिया गया था, जहाँ पे एक हाथ में उनके स्केल हुआ करता था और एक हाथ में स्वॉर्ड हुआ करता था। एक ये स्केल और एक स्वॉर्ड हो गया यहाँ पे। फर्दर ब्लाइंड फोल्ड था उनके आंखों पे कि कानून की नज़र में सब इक्वल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो न्यू लेडी स्टैचू यहाँ पे लाया गया है इसमें क्या है, तो हमने डी कॉलोनियलिटी को प्रमोट किया है कि हमने अपने कॉलोनियल पास्ट से हम उभर कर आए और हमने अपना एक नया कल्चर प्रमोट किया। फर्दर साड़ी जो है वेस्टर्न अटायर को रिप्लेस कर दिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने इंडियन ट्रेडिशन के क्लोजर आ चुके हैं। फर्दर हमें ब्लाइंड फोल्ड को हटा कर क्या किया, ओपन आइज किया, जो प्रमोट करता है ये मैसेज कि लॉ ब्लाइंड नहीं और सबको इक्वली लॉ देख रहा है। अगर आप ये इमेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये ब्लाइंड फोल्ड है, यहाँ पे नहीं है। ये वेस्टर्न अटायर है सम ग्रीक गॉड की तरह, यहाँ पे हमने साड़ी को डाला है। यहाँ पे स्केल था इक्वल, यहाँ पे भी स्केल इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे स्वॉर्ड रखा था, यहाँ पे हमने एक बुक रखा है जो कि पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमने किया, जो अंग्रेज वाली प्रथा थी जो इसको अंग्रेजों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इससे हमने शिफ्ट किया अपने इंडियन ट्रेडिशन की ओर। जैसे यहाँ पे हमने साड़ी डाला जो हमें और भी क्लोजर लेके जाता है इंडियन ट्रेडिशन की ओर। फर्दर यहाँ पे हमने ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया, जो यहाँ पे बताया जाता है कि कानून अंधा हुआ करता था, यानी सबको इक्वली, कानून कुछ भी नहीं देख रहा, ओनली सबूत देख रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानून सबको देख रहा है और ये जो स्केल है दोनों इक्वल है, यानी सबको इक्वली देख रहा है। लॉ इज नॉट ब्लाइंड, लॉ इज सीइंग एवरीवन इक्वली। ठीक है, ओपन आइज सिंबलाइज नॉलेज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफरेंशिएशन विद इन द सोसाइटी। हमें पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितना डिफरेंशिएशन है हमारी सोसाइटी में, तो ये जो ओपन आइज है इसको सिंबलाइज करता है। स्वॉर्ड जो है उसको किसने रिप्लेस किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सिंबलाइज कर रहा है हमारे मेन प्रिंसिपल जो हमारा फेडरेशन का है, हमारी यूनियन का, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ओन वैल्यू इन आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो जुडिशियरी हमारी है, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और वहाँ पे किस तरीके से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेन प्रिंसिपल माना जाता है, वो चीज़ यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। हाथ में स्वॉर्ड से रिप्लेस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारा। फर्दर प्रिजर्विंग ऑफ स्केल्स, हमने स्केल को प्रिजर्व किया है, तो ये शो करता है कि कोर्ट विल कंटिन्यू वेइंग एविडेंसेस इम्पार्शियली। कोर्ट जो है, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत है, उसको इम्पार्शियली यानी अनबायस्ड वे में तौलना आज भी कंटिन्यू रखेगा, ताकि दोनों साइड की बातें सुनी जाए। इसलिए दोनों को इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि दोनों साइड्स क्या है, कोर्ट की नज़र में दोनों साइड्स इक्वल हैं और बेस्ड ऑन एविडेंसेस हम निर्णय पे आएंगे, तभी जाके फाइनल जस्टिस हम डिलीवर करेंगे। तो ये कुछ एक चेंज है जो हमने शिफ्ट किया, अपने इंसिग्निया को, लेडी जस्टिस के स्टैचू को चेंज किया, और क्या क्या हमने अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाया, क्या क्या चेंज यहाँ पे किया गया, इन सबको हमने देखा है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है एंड ये जो हमारा इंसिग्निया अगर आप देख सकते हैं, जो हमारा लोगो है सुप्रीम कोर्ट का, ये है जो कहाँ पे किसके थ्रू कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट दिल्ली के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और फ्लैग का फीचर देखें तो अशोक चक्र है टॉप पे, यहाँ पे अशोक चक्र है और आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है सेंटर पे, और नीचे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक का कॉन्स्टिट्यूशन बुक यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इंसिग्निया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रोमन में इंसिग्निया पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है यानी इंग्लिश में। एंड यतो धर्मस्तो जय, या देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिसका मतलब क्या है, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। जहाँ पे धर्म है वहाँ पे विक्ट्री है, यानी जस्टिस को प्रमोट करने के लिए यह नया इंसिग्निया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी के साथ हमारा अक्टूबर मंथ का जो मंथली जो हमारा एनालिसिस है ये कम्प्लीटली पूरा होता है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अक्टूबर मंथ को ऑफिशियली क्या कर लिया है, अक्टूबर 2024 के एडिटोरियल डिस्कशन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आप लोग के पेशेंस के लिए। आप लोग यहाँ तक बने रहे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, तभी जाके क्या होगी, सक्सेस हाथ आएगी। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सही तरीके से प्रिपेयर करते रहें। ठीक, यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर, तो मेक श्योर कि आप सही तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, जय हिंद।